हेलो एवरीवन, आप सभी का महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वापस नए एपिसोड है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का 11th वाला एपिसोड लेकर आए हैं। तो उससे पहले वाला जो अपना 10th एपिसोड था उसके अंदर अपन आइडियल गैस क्या होती हैं और एक अपन ने गत्यात्मक जो मॉडल था उसके बारे में मैंने आपको उस क्लास के अंदर अपन ने देख लिया था। आइडियल गैस क्या होती है ये भी अपन ने देख लिया। आज अपन इसके प्रेशर यानी दाब का जो मान होता है, पी का फॉर्मूला, वो अपने को निकालना है। तो इससे पहले वाली क्लास में जो डायग्राम बनाया था उसको मैं वापस बनाता हूँ। अपने पास एक घन के आकार का कोई ऑब्जेक्ट था, घन साइज में ये, और फिर अपन ने इसके अंदर, एक मिनट रुकेगा, आप इधर बना देते हैं अपन। ये अपने पास घनाकार आकार की एक वस्तु थी और इसके अंदर अपन ने देखा कि ये गैस भरी हुई है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, गन के आकार का कुछ साइज है अपने पास। इसके अंदर क्या भरी हुई है, एक्स एक्सिस ये हो जाएगी। थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, इसको अपन ऐसा बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुकना, अपने को तीनों साइड रिप्रेजेंट करनी है ना, तो इस हिसाब से ये हो गया आपका पहले वाला। और ये हो गया आपका घनाकार वस्तु अपने पास। तो ये अपन ने बता दी, ये घन के आकार की वस्तु है अपने पास ये, और ये अपन ने साइड बता दी ऐसे, ये और ये। अब अपने पास तीन साइड थी ये वाली, जिसको अपन आगे बढ़ाएंगे। एक तो अपने पास हो गई थी एक्स एक्सिस, एक अपने पास क्या हो गई थी एक्स एक्सिस, और एक अपने पास हो गई थी कौन सी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक अपने पास हो गई थी ये वाली जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स, वाई और जेड, ये तीनों अपने पास है। इसके अंदर टोटल कितने अणु हैं, एन अणु, जो अपन ने पहले लिखा था। टोटल एन अणु है और वो सी वेग से क्या है, कंटिन्यू गतिशील है। और एक अपन ने इनकी फलकों के नाम दिए थे, ए बी सी डी, और फिर था अपने पास ई एफ जी और एच। ठीक है, ये अपने पास था। अपन ने पहले वाली क्लास में ये अपन ने देख लिया था उस क्लास में कि अपने पास एन अणु है और एन अणु क्या करे, चारों तरफ क्या है, एक दूसरे पर नियत वेग से गतिशील है। फिर अपन ने देखा कि अगर इसकी भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई क्या एल है, तो इसका आयतन v किसके बराबर आया था, एल क्यूब। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। इससे आगे अपन चलेंगे कि घन की भुजा की लंबाई एल है तो आयतन क्या हो गया था, v। अब अपन क्या करेंगे, इसमें देखिएगा थ्योरिटिकल टॉपिक है, थ्योरी लिखेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे चलेंगे। बीएससी वालों को एक क्लास में नहीं है, लेकिन आप इसको क्या करना, वीडियोज़ को खोलकर फटाफट लाइक कर लेना। ठीक है, तो एक अपन लेंगे माना पहले एक्स दिशा में, फिर उसके बाद अपन वाई दिशा में, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, जेड दिशा में। तीनों अलग अलग दिशा में अपने को वैल्यू देखनी है। पहले अपन एक अणु लेंगे, फिर अपने पास टोटल क्या करेंगे, एन अणु को उस प्रकार ऐड करेंगे। तो आइए अपन जहाँ तक लिख लिया था उसके आगे करते हैं अपन कि अपने पास टोटल कितने अणु, एन अणु। तो अपन लिखेंगे कि ये एन अणु गैस के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गैस के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गैस का गत्यात्मक मॉडल क्या कहता है कि किसी पात्र के अंदर जो गैस भरी होती है उसके अणु अनियमित, अव्यवस्थित, इधर उधर क्या करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। गैस के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गैस के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार यादृच्छिक अनियमित गति करते हैं। गैस के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार यादृच्छिक अनियमित गति करते हैं। और आगे क्या हो जाएगा आपका, ये अणु भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हुए, ये अणु भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हुए, ये अणु भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हुए आपस में वे पात्र की दीवारों से प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हुए आपस में भी टकराएंगे और पात्र की दीवारों से भी क्या करेंगे, प्रत्यास्थ टक्कर। पात्र की दीवारों से प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। यहाँ तक कोई इश्यू आपको?
क्या हो रहा है देखिए, आप वापस देखिए आप थ्योरी में कि एन अणु है, अपने को पता है इस टोटल इसके इस पात्र के अंदर कितने अणु है, एन अणु। और ये एन अणु अपने को पता है गैस का गत्यात्मक मॉडल क्या कहता है कि ये यादृच्छिक अनियमित इधर उधर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और बहुत सारे अणु तो सबका वेग अलग अलग हो गया, बहुत सारे अणु तो सबका वेग क्या हो गया, अलग। लेकिन फाइनली वेग अपने पास कितना हो गया, सी, जो उस पूरे एन अणु का वेग है, जो सारे अणु के वेग के क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो अलग अलग वेग उसे आपस में भी टकराएंगे और पात्र की दीवार से भी कौन सी टक्कर करेंगे, प्रत्यास्थ टक्कर। पहले भी बताया आपको मैंने प्रत्यास्थ टक्कर और ये प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, ठीक है। आगे आइए, अब अपन यहाँ पर थोड़ा चेंज करें, पर्टिकुलर कोई एक अणु लेके, तो अपन लिखेंगे माना यहाँ पर एक अणु ले लेते अपन, माना एक अणु। मैंने आपको पहले बताया था अपन पहले एक अणु का लेंगे, उसका मान निकालेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो माना एक अणु जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, माना एक अणु जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, एक अणु जिसका मास कितना हो गया अपने पास, स्मॉल एम है, तथा सी वेग से गतिशील है। एक अणु जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है तथा सी वेग से गतिशील है। घन की भुजा माना एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश है, घन की भुजा, घन की भुजाएं माना एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश गतिशील है। घन की भुजाएं माना एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश क्या है, वो गतिशील है। यहां तक देखिएगा आप, क्या किया अपन ने, एक अणु ले रहे, एक अणु जिसका द्रव्यमान क्या हो गया, स्मॉल एम। एक चीज आप ध्यान करना, टोटल कितने अणु, एन। तो अपन क्या करेंगे, एक अणु का द्रव्यमान एम है, तो जब टोटल अणु का आपको द्रव्यमान निकालना कैपिटल एम, कैपिटल एम सारे अणु का, यानी कि देखा जाए तो गैस का द्रव्यमान वो एम किसके बराबर हो जाएगा, एम इंटू एन, ठीक है। क्योंकि अणु क्या होते हैं, गत्यात्मक मॉडल क्या कहते हैं, अणु का सभी की साइज क्या होती है, समान होती है। जब साइज समान है तो उनका मास भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एक अणु का मास स्मॉल एम है तो टोटल अणु एन है, तो सभी का कितना हो जाएगा, एम इंटू एन। यहाँ तक ठीक है। वे अपन ने देखा कि गतिशील है और घन की भुजा क्या, एक्स वाई जेड। अब अपन पर्टिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं, एक्स होगी आपकी एक डायरेक्शन, वही होगी एक डायरेक्शन आपकी क्या होगी, जेड होगी। चलो आगे क्या कहती है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना, थ्योरी। इससे पहले वाली जो क्लास में थ्योरी थी उसको आप लिख लेना, फिर इसके बाद ये वाली थ्योरी आपको लिखनी, ठीक है। आगे चलिए, बस थोड़ी सी और थ्योरी है, फिर अपन इसका दाब का फॉर्मूला निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा आगे, एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश गतिशील है और तथा वेग के घटक एक्स वाई व वेग के घटक एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश, एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश यू वी व डब्ल्यू है, यू वी व डब्ल्यू है। तो अतः सी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई, ये प्रोसेस हो जाएगा। पर्टिकुलर एक अणु जिसका मास, जिसका वेग क्या है, सी है, और अगर अपन इसके तीन दिशा में घटक देखते हैं कि सी का इस डायरेक्शन में यू हो गया, इस डायरेक्शन में वी हो गया और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, डब्ल्यू। क्योंकि आपका अणु है, अपने को पता है एक्स दिशा में भी जा सकता है, या अपना वाई दिशा में भी जा सकता है, या अपना जेड दिशा में जा सकता है। तो उसका टोटल वेग है सी, वो उसके अलग अलग अक्षों के अनुदिश दिशाओं के क्या हो जाएगा, योग हो जाएगी, जो अपन ने लिखा सी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब अपन वापस चेंज करते हैं। अब एक ऐसे अणु पर विचार करते हैं, अब एक ऐसे अणु पर विचार करते हैं, अब एक ऐसे अणु पर विचार करते हैं जिसका वेग C1 व वेग के घटक U1 V1 व W1 है। देखो यहाँ से थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार ये चेंज हो रहा है। अब अपन ने क्या किया, ऐसे अणु पर, अब एक अपन क्या करें, ऐसे अणु पर विचार करते हैं जिसका वेग क्या हो रहा है यहाँ पर C1, और C1 अगर अपन ले रहे हैं तो उसके घटक क्या होंगे, U1 V1 व W1। क्योंकि बहुत सारे अणु हैं अपने पास, n अणु, तो अपन किसी भी अणु को कुछ भी मान सकते हैं। अपने को प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है, इसलिए ये सारी चीज़ें अपने को करनी पड़ेगी एक बार। अब मैं वापस कुछ लाइन लिखता हूँ। यदि x दिशा में, अब अपन पर्टिकुलर एक डायरेक्शन लेके चलेंगे, क्योंकि घन है
घन की साइज आपको पता किस प्रकार होती है इसके अंदर, ठीक है। तो जब अपने को पता, अपने निर्देश तंत्र पढ़ा था कि जब अपने पास कोई वस्तु को उसकी स्थिति बताने के लिए अगर बहुत सारी दिशा आ जाए तब अपन निर्देश तंत्र का उपयोग लेते हैं। निर्देश तंत्र का मतलब वो आकाश में कहीं भी किसी जगह हो सकता है। तो फिर अपन उसमें 3 अक्ष बताते हैं, या तो एक्स दिशा में होगा, या इसके लंबवत होगा, या इसके इस प्रकार होगा। अपने पास तीनों डायरेक्शन ही आती है। तो अब अपन यहाँ पर लिखेंगे कि यदि एक्स दिशा में u1 वेग से, देखना एक चीज़ आप, जहाँ जहाँ एक्स दिशा होगी वहाँ पर वेग आपका u रहेगा u1, जहाँ जहाँ वही दिशा होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा v1, जहाँ जहाँ जेड दिशा होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका w1। एक अपन लेके चल रहे, मतलब माना एक अणु जिसका वेग क्या हो गया c1, दूसरा अणु अगर अपन मान लिया उसका वेग क्या हो गया c2, ठीक है। तो c2 किसके बराबर हो जाएगा u2 v2 w2, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। पहले तो अपन ने ये लाइन बता दी कि फाइनली जो c स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है u v और w। ये टोटल अणु उसका वेग है, और x दिशा में u है, वही दिशा में v है, और z दिशा में क्या आपका w है। जब अपन इसको इस प्रकार चेंज कर रहे हैं तो x दिशा में u1 वेग हो गया, फिर अगर आपको वही दिशा देखनी थी क्या हो जाएगा v1, और अगर आपको z दिशा देखनी थी क्या हो जाएगा w1। मान अपन सिर्फ एक निकालेंगे, एक मान लिख लिया अपन ने। इसी प्रकार अपन आगे क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो आइए अपन ने क्या लिखा, x दिशा में u1 वेग से गतिशील, x दिशा में u1 वेग से गतिशील कण, x दिशा में, इसमें है ना, x दिशा में u1 वेग से गतिशील कण x दिशा के लंबवत तल, x दिशा के लंबवत तल, कौन सा है तल देखिए आप, x दिशा के लंबवत तल क्या है, FEGH, x दिशा के लंबवत तल कौन सा हो गया आपका, EFGH से टक्कर करता है, से टक्कर करता है। पहले लाइन लिखता हूँ मैं आगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा, है ना। और इस टक्कर में अणु के वेग की केवल, इस टक्कर में अणु के वेग के केवल, अणु के वेग के केवल x घटक में परिवर्तन आएगा। अणु के वेग के केवल कौन से घटक में, x घटक में परिवर्तन आएगा। यहां तक देखिएगा आप, वापस देखिएगा आप कि अपन ये बना रहे कि एक अणु आपका जिसका वेग क्या है c1 है, और उसके वेग के घटक क्या हो गए u1 v1 और w1। पर्टिकुलर ये डायरेक्शन ले ली, ये x दिशा में लंबवत, यानी वही और z का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। जब आपका कण x दिशा में गतिशील है तो आगे जो दीवार आ रही है इसके, भाई उसी के अंदर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दीवार तक पहुँच पाएगा, और दीवार से टकरा कर वापस इधर आ जाएगा। तो जब ये अणु आपका इधर जा रहा था, इसका लंबवत तल कौन सा हो गया, ये वाला, यानी इसके लंबवत जो दीवार है कौन सी, EFGH, इससे क्या करेगा वो प्रत्याश टक्कर करेगा। टक्कर करने के बाद वापस अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, लौट आएगा। तो इसमें सिर्फ अणु के x घटक परिवर्तन होगा, यहाँ पर वही और z को अपन नहीं ले रहे। अगर अपन यहाँ पर ये वही दिशा देखते, अगर आपका c1 वेग से गतिशील एक अणु अगर ऊपर की डायरेक्शन में यानी वही वेग से गतिशील है तो ये किसे टकराता है, इसके लंबवत तल B, C, G और F, ये अपने को देखना है, ठीक है। तो आइए अपन आगे क्या लिखेंगे इसमें, अर्थात इसमें यहाँ तक ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, वापस आगे थोड़ी और लैंग्वेज इसकी चेंज होगी, वो हो जाएगी आपकी बस 2-3 लाइन और है, फिर आपका फॉर्मूला, मतलब फिर क्या न्यूमेरिकल सोल्व स्टार्ट हो जाएगा। थ्योरी लिखना भी जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से अपना क्या होगा, फॉर्मूला आएगा। तो अब अपन लिखेंगे कि अर्थात अणु का वेग, अर्थात अणु का वेग u1 के स्थान पर -u1 होगा। अणु का वेग क्या हो जाएगा यहाँ पर, u1 के स्थान पर -u1 होगा। अतः इस टक्कर में अणु के संवेग में परिवर्तन, अतः इस टक्कर में अणु के संवेग में परिवर्तन, अणु के संवेग में परिवर्तन, एक बार मैं लाइन लिख लेता हूँ फिर आपको ये लाइन समझाऊंगा कैसे ही। संवेग में परिवर्तन डेल पी एक्स बराबर, देखिएगा इधर आपका अणु इस प्रकार गया, दीवार से टकराया, पहले अणु का संवेग क्या हो गया, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है mv, संवेग का सभी को पता फॉर्मूला क्या होता है mv। लेकिन यहाँ पर अणु c1 है और वो x दिशा में कौन से वेग से गतिशील है, u1 वेग से गतिशील है। तो इस कंडीशन में अणु का संवेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mu1, ठीक है ना। u1 ऐड होती है, आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा mu1। पहले टक्कर से पहले का संवेग क्या हो गया mu1। अब टक्कर हुई
टक्कर होने के बाद उसके वेग में कमी आएगी, क्योंकि आपको पता है जब एक छोटी वस्तु किसी बड़ी वस्तु से टकराएगी तो छोटी वस्तु क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। या यूं कहें कि टक्कर के बाद वापस अपोजिट डायरेक्शन आएगी, एक्स एक्स के इसके क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी इसके संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, -u1 हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा यहाँ पर -u1, यानी बादगत संवेग उसमें से अपन माइनस करते हैं पहले वाले संवेग, है ना। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग माइनस टक्कर से पहले का संवेग। ये आपको कोई नहीं बताएगा, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अपन कोई भी चीज़ में जैसा आपको डेल एक्स निकालना है, दो स्थिति आपकी x1 और x2, दोनों स्थितियों में अंतर अपन क्या करते हैं, x2 माइनस x1, बाद वाली स्थिति माइनस करते हैं पहले वाली स्थिति को। तो अपने पास फाइनली डेल px कितना आ जाएगा, आपको पता है टक्कर के बाद का संवेग क्या हो रहा है, u1 माइनस u1 हो गया, और माइनस टक्कर से पहले भी क्या चल रहा है, mu1। तो फाइनली संवेग में परिवर्तन कितना आ गया, पर्टिकुलर x दिशा में है -2mu1। इज इट क्लियर। आपका x दिशा में क्या हो गया, 2mu1। आप चाहो तो अगर इस दिशा में देखना चाहो, वही दिशा में क्या हो जाएगा, 2mv1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2mv1। इसी प्रकार अगर आप जे डायरेक्शन में देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा -2mw1। तो इस प्रकार अपन इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आगे ये अपन, तो यहाँ तक ठीक है। आपका क्या हो गया, डेल px बराबर -2mv1। एक लाइन और लिखते हैं अपन, अतः संवेग संरक्षण सिद्धांत से, अतः संवेग संरक्षण सिद्धांत से, संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत से एक टक्कर में अणु द्वारा, एक टक्कर में अणु द्वारा, एक टक्कर में अणु द्वारा पात्र की दीवारों को, एक टक्कर में अणु द्वारा पात्र की दीवारों को स्थानांतरित संवेग, पात्र की दीवारों को कितना संवेग दे रहा हूँ, स्थानांतरित संवेग। फाइनली अब अपन निकाल ले, ठीक है। मान अपने को एक ही निकालना, बाकी सारे मान अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मैंने आपको पहले कहा अपन एक डायरेक्शन पढ़ेंगे, एक्स वाली पढ़ी -2mv1, अगर आप वही वाली डायरेक्ट तो 2m ऐसा किसी यहाँ पर क्या हो जाएगा v1। तो अब अपन देखेंगे कि संवेग संरक्षण सिद्धांत से एक टक्कर में अणु द्वारा पात्र की दीवारों को दिया गया संवेग। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अणु इसे टकरा रहा मतलब इसको कुछ संवेग दे रहा है, तो फाइनली स्थानांतरित संवेग ही हो जाएगा, वो ऑलरेडी वापस माइनस में आ जाएगा। तो अब आपका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, पात्र की दीवारों को स्थानांतरित संवेग हो जाएगा। अब आपका डेल पी, अब फाइनली अपन संवेग निकाले, बराबर माइनस, क्योंकि संवेग में कमी आएगी, वो उसको संवेग दे रहा है तो उसके अणु के संवेग में क्या हो जाएगी, कमी, माइनस पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन है आपकी, डेल पी एक्स। अब आपको पता है इसका मान कितना आया हुआ है -2mu1, तो फाइनली स्थानांतरित संवेग कितना हो जाएगा, प्लस का 2mu1। यहाँ तक ठीक है। स्थानांतरित संवेग कितना हो गया अपने पास, 2mu1। अब क्या हो रहा है भाई, अणु यहाँ जा रहा है तो वापस इधर भी तो जाएगा, अणु इधर से टकराया वापस इधर गतिशील होगा, और इधर वो कौन से तल से जाकर टकराएगा, ADBC। इस प्रकार कंटिन्यू दो टक्कर होगी यहाँ पर, एक इधर होगी एक डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन के इधर होगी। अब अपन आगे लिखेंगे कि अणु टक्कर के पश्चात, अणु आपका क्या करेगा, टक्कर के पश्चात ABCD तल की ओर गति करेगा। अणु टक्कर के पश्चात ABCD तल की ओर गति करेगा, ABCD तल की ओर गति करेगा, और वहां से टक्कर के पश्चात, और वहां से टक्कर के पश्चात पुनः EFGH, और वहां से टक्कर के पश्चात पुनः EFGH तल की ओर गति करेगा, वहां से टक्कर के पश्चात पुनः EFGH तल की ओर गति करेगा। ठीक है, बस इधर उधर एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, आपका अणु एक्स डायरेक्शन ही अपन लेके चल रहे हैं ना, पहले इस वाले तल से टकराए फिर वापस जाएगा इधर, यहाँ से टकरा कर वापस क्या आएगा, इधर आएगा। तो अब अपन निकालेंगे इसका मान, अतः
दो क्रमागत टकरू के मध्य लगा समय आता है। दो क्रमागत टकरू के मध्य लगा समय, कितना समय लगेगा? दो क्रमागत टकरू के मध्य लगा समय T1 बराबर कितना हो जाएगा आपको पता है, या डेल टी लगा समय, समय में परिवर्तन कितना होगा? डेल टी बराबर 12/U1 सेकंड। ये अपन ने किया, कैसे किया वापस देखिएगा। आपको पता है दो क्रमागत इधर से वापस इधर जा रहा है, जब आपका अणु यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक पहुँचा तो कितनी होगी दूरी L, वापस यहाँ से वापस यहाँ तक टकराया तो L प्लस L कितना हो जाता है आपको पता है 2L। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 2L। और अणु x दिशा में कौन से वेग से गतिशील है? U1 वेग से। तो आपको पता है कि समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी अपॉन चाल, टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी होगी 12 और चाल किस वेग से गतिशील है? U1। और इसका मात्रक कितना हो जाता है आपको पता है? सेकंड होता है, वैसे ही समय का मात्रक। ठीक है, अब अपने पास ये आ गया। तो अतः 1 सेकंड में टकरू की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड में टकरू की संख्या फ्रीक्वेंसी होती है ना, आपको पता है। अब ये लाइन अच्छे से देखना, 1 सेकंड में कितने अणु टकरा रहे हैं। तो टकरू की संख्या उसकी आवर्ती होती है, और आवर्ती क्या होती है? टाइम की क्या हो जाती है? अपोजिट। तो 1 सेकंड में टकरू की संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर U1/2L। इस प्रकार अपने को निकालना है भाई। अणु इस वेग से गतिशील है, U1 वेग से गतिशील है, और टोटल कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है? 2L डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1 सेकंड में टकरू की संख्या कितनी होगी अपने पास? U1/2L। ठीक है, अब आइए वापस देखिएगा, अपन ने क्या किया, इस पात्र के अंदर टोटल कितने अणु हैं? n अणु हैं। ठीक है, और उसका वेग क्या ले लिया अपन ने? c वेग, और उस वेग के घटक अपन ने u, v और क्या बता दिए? w बता दिए। तो इस कंडीशन में अपन बता सकते हैं कि फाइनली c जो होगा वो u, v और w के क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब अपन उसमें एक अणु लिया C1, जो अपन ने अभी तक किया उसको वापस अपन देख रहे हैं। अपन ने क्या लिया यहाँ पर? एक अणु C1 लिया, जिसकी x, y और z 3 दिशा देखनी। और मैंने आपको पहले ही बताया अपन सिर्फ एक दिशा देखेंगे। यहाँ पर एक दिशा से अपन क्या कर सकते हैं? मान आराम से निकाल सकते हैं। तो अपन ने देखा कि एक अणु C1 है जो x दिशा में U1 वेग से, y दिशा में V1 वेग से और z दिशा में W1 वेग से गतिशील है। तो अपन ने x दिशा ली जिसमें U1 वेग से गतिशील था, और यहाँ से जाने के बाद इस तल से टकराया EFGH, यहाँ से टकराया। जैसे ही टकराया तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि ऐसे जा रहा वापस क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो वेग में U1 की जगह पर क्या हो गया? -U1। तो फाइनली उसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ अपन ने पहले निकाल लिया था, -2mu1। ये अपन ने निकाल लिया। फिर अपन ने देखा कि जैसे अणु इस दीवार से टकरा रहा तो इसको कितना संवेग दे रहा है, तो संवेग में परिवर्तन ये वापस माइनस हो गया, और आपके पास फाइनली मान ये हो गया। ठीक है, फिर अपन ने एक चीज देखी कि टक्कर के पश्चात क्या हो रहा है? आपका अणु पुनः इस तल में गतिशील है, वापस यहाँ से टकरा कर वापस इधर। तो इस प्रकार दो इधर और इधर दो क्रमागत टक्करों में लगा समय बराबर दूरी अपॉन चाल, तो 12 अपॉन क्या हो गया आपका U1। अब अपने को पता अगर आपको 1 सेकंड में कितनी संख्या हुई टकरू की निकालनी, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं? U1/2L इस प्रकार उल्टा कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब अपन आगे चलेंगे, क्योंकि अपन बस अब बिल्कुल फॉर्मूले के नजदीक आ रहे हैं, आपके डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। थ्योरी आपकी लगभग क्या हो रही? कंप्लीट। पहले ही बताया मैंने आपको, एक दिशा निकालेंगे अपन ने, एक डायरेक्शन का मान निकाल लिया तो अगले वाली डायरेक्शन अपन सीधा लिख सकते हैं। तो आइए आगे, अब आपके पास क्या हो जाएगा? यस, अब अपन लिखेंगे इस प्रकार अणु की बारंबार कंटिन्यू, इस प्रकार अणु की बारंबार टक्करों के कारण, इस प्रकार अणु की बारंबार टक्करों के कारण पात्र की दीवारों को स्थानांतरित संवेग की दर, पात्र की दीवारों को स्थानांतरित संवेग की दर। देखिएगा, देखो ध्यान से, बार बार क्या हो रहा है? पात्र की दीवार से टकरा रहा है, तो मतलब इसको बार बार कितना संवेग उसको दे रहा है, और किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पर। भाई एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है, और उस टाइम से ही वो बार क्या हो रहा है? जैसे माना T1 सेकंड पर उससे जाकर टकराया, फिर अगले समय पर टकराया, तब उसका क्या हो गया? T2। तो अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थानांतरित संवेग की दर। आपको पता है जैसे किसी का मान दर के रूप में होता है, तो उसको अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं? डेल टी से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका फाइनली फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल P/डेल टी। ठीक है, तो डेल P का मान अपने पास आया हुआ है 2mu1। डेल P का मान अपने पास कितना है? 2mu1। इसका मान अपने पास कितना आया हुआ है? अभी अपन ने लिखा था
समय बराबर दूरी अपॉन चाल, तो 2l अपॉन u1, ठीक है। तो आपका 2 से 2 कट गया और पात्र की दीवारों को जो स्थानांतरित संवेग कितना हो गया, m u1 स्क्वायर अपॉन l, m u1 स्क्वायर अपॉन l। ये चीज़ ध्यान रखना, आपका स्मॉल m m u1 स्क्वायर अपॉन l। संवेग की दर कितनी होगी अपने पास, m u1 स्क्वायर अपॉन l। अब आइए आप आगे, बस ये मान निकल लिया, संवेग की दर अपन ने निकाल ली, क्योंकि यही किसके बराबर होती है, बल के बराबर। F बराबर क्या होता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। F संवेग में परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है, बल के बराबर होती है। तो अब अपन ने देखा कि माना एक अणु जिसका वेग क्या है c1, अगर दूसरा टोटल n अणु है तो दूसरा का वेग क्या हो जाएगा c2, इसी प्रकार तीसरा अणु तो उसका क्या हो जाएगा c3। पर्टिकुलर अपन x डायरेक्शन लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन लेते हैं अपन, x डायरेक्शन में। तो x दिशा में उसका संवेग की परिवर्तन की दर इसकी कितनी है, m u1 स्क्वायर अपॉन l। अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m u2 स्क्वायर अपॉन l, ये हो जाएगा m u2 स्क्वायर अपॉन l। इसी प्रकार आप इसका देखो तो क्या हो जाएगा, m u3 स्क्वायर अपॉन l। ये हो गया आपका x दिशा में। अगर आप वही दिशा में देखना चाहो तो क्या हो जाएगा, m v1 स्क्वायर अपॉन l, c2 वाले के क्या हो जाएगा, m v2 स्क्वायर अपॉन l। बस अब हम डायरेक्ट मान ऐसे लिख सकते हैं सीधे, बस एक मान अपन ने निकाल लिया। तो अब अपना डायग्राम की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो अब मैं इसको मिटाऊंगा पूरा और अब अपन फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर हो गया ना, यहाँ तक लिख लेना आप कि जो संवेग में दर होगी डेल पी अपॉन डेल टी, दोनों का मान रखा और फाइनली अपने पास कितना हो गया, m u1 स्क्वायर अपॉन l। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका मान, चूंकि पात्र में n अणु है, चूंकि पात्र में कितने अणु हैं, n अणु है। चूंकि पात्र में n अणु है, अतः उन सभी की टकरों के कारण, पात्र में n अणु है, अतः उन सभी की टकरों के कारण, बार बार कंटिन्यू उनका क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। टकरों के कारण संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। ये अपने को पता है, न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी, आरोपित बल के बराबर होती है। आपका फॉर्मूला F बराबर dp अपॉन dt। अब अपने पास टोटल कितने अणु हो गए, यहाँ पर n अणु है, तो अब अपन सब अणु के लिए अलग अलग लिखेंगे। पहला अणु c1, दूसरा अणु अपन ने क्या मान लिया c2, तीसरा अणु अपन क्या मान लिया c3। इसका वेग का घटक u1 हो गया, इसका क्या हो गया u2, इसका क्या हो गया u3। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं m u1 स्क्वायर अपॉन l प्लस m u2 स्क्वायर अपॉन l प्लस m u3 स्क्वायर अपॉन l प्लस n वाला उसके लिए क्या हो जाएगा, m u1 स्क्वायर अपॉन l। ये तो अपन ने लिख लिया x डायरेक्शन में। अगर आपको वही डायरेक्शन में लिखना हो तो आपको पता है वही डायरेक्शन में वेग क्या लिया अपन ने, v1 v2 और क्या लिया अपन ने, v3। तो यहाँ पर मान क्या चेंज हो जाएगा आपका, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर और लास्ट में क्या हो जाएगा, vn स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपको z डायरेक्शन में देखना है तो अपने को पता है z डायरेक्शन में अपने अणु का वेग का घटक अपन ने क्या लिया था, w लिया था। तो z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका w1 स्क्वायर, w2 स्क्वायर, w3 स्क्वायर और wn स्क्वायर। इस प्रकार अपन मान को चेंज करेंगे। आइए आगे, यहाँ से देखिएगा आप f बराबर कॉमन क्या आ सकता है, m अपॉन l आपका कॉमन, तो अंदर क्या हो गया u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये मान हो गया आपका। अब अपन आगे देखते हैं, अतः वापस मान चेंज होगा। इस बल के कारण x डायरेक्शन में जो दाब लगेगा वो क्या हो जाएगा, अतः इस बल के कारण x दिशा में दाब क्या हो रहा है, आप देखिए वापस शॉर्ट में, ये यहाँ पर आपका अणु यहाँ पर था, टोटल कितने अणु अपने पास, n अणु, और सारे अणु अपन एक अपने पास पर्टिकुलर एक डायरेक्शन अपन लेके चल रहे हैं कि सभी अणु x दिशा में जाकर क्या कर रहे हैं, उस दीवार से टकरा रहे हैं। जब सारे अणु आपके यहाँ पर आके टकराएंगे तो इस दीवार पर क्या लगेगा, एक प्रकार से क्या लगेगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x दिशा में दाब। आपको पता है दाब का फॉर्मूला क्या होता है, अपने अच्छे से पढ़ रखा है, P बराबर क्या होता है, F अपॉन A। दाब का फॉर्मूला ये होता है। तो अब अपन यहाँ पर लगाएंगे कि Px बराबर बल, x डायरेक्शन में बल अपॉन उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ये अपने को फॉर्मूला होता है, पता है।
आप चाहो तो इसको x भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन पर्टिकुलर x डायरेक्शन लेके चल रहे हैं और x दिशा में अपना फोर्स कितना लग रहा है वो अपना हो गया। ठीक है, तो px बराबर क्या हो गया अपने पास fx अपॉन क्षेत्रफल। मान पुट कीजिए आप, तो मान पुट करोगे तो कितना हो जाएगा fx। क्षेत्रफल का मतलब भी क्या होता है भुजा स्क्वायर, और अपन इसको किससे लिखते हैं एल स्क्वायर से लिखते हैं। तो अब अपन फाइनली अपने पास जो संवेग जो ये दाब आ जाएगा उसका फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक लिखते जाना आप। अब आगे क्या हो जाएगा देखिए आप, पहले अपन ने देखा संवेग में परिवर्तन की दर dp अपॉन dt वो किसके बराबर होती है बल के बराबर। तो अपन ने पहले फोर्स निकाला, फिर उसके बाद अपन सीधा क्या निकाला, अपन ने प्रेशर निकाला, दाब निकाला। और आपको पता है दाब का फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन ए, बल अपॉन क्या होता है क्षेत्रफल। x दिशा में है तो आपके पास क्या हो जाएगा fx अपॉन एल स्क्वायर। अभी अपने पास ये पूरा मान आया हुआ है, इसको आप यहाँ पुट कीजिए बल की जगह, तो अपने पास क्या हो जाएगा फाइनली x दिशा में जो दाब लग रहा है, क्योंकि अपने को फॉर्मूला किसका निकालना है दाब का निकालना है। तो px बराबर m अपॉन एल तो अपने पास ऑलरेडी है, और साथ में क्या जुड़ जाएगा एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एल क्यूब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर। ठीक है, बस अब जाके अपना फॉर्मूला वहाँ तक पहुँचा है। अब बस मतलब थोड़ा सा और काम है। x दिशा में अगर अपन ने दाब बता दिया, आपको अगर वही डायरेक्शन में दाब बताना हो तो क्या हो जाएगा, ये मान ऐसा कैसे रहेगा, बस यहाँ पर v1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको z दिशा में बताना हो तो ये मान ऐसा के रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका w हो जाएगा। तो चलो आगे वाला मान लिखते हैं अपन। इसी प्रकार n अणु का y x दिशा में दाब, n अणु का y x दिशा में दाब p y से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ y उसकी y डायरेक्शन में फोर्स अपॉन वही क्षेत्रफल। ठीक है, तो वापस इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ y अपॉन एल स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। वही मान वापस पुट कीजिए, तो फाइनली वही डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो जाएगा पी वाई बराबर m अपॉन एल क्यूब, वेग आपका चेंज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार z डायरेक्शन लीजिए आप। इसी प्रकार n अणु का zx दिशा में दाब, n अणु का zx दिशा में दाब कितना हो जाएगा pz, वही fz दिशा में फोर्स अपॉन a, या वापस fz अपॉन एल स्क्वायर, ए का मान ये होता है। ठीक है, मान पुट कीजिए आप fz का, तो फाइनली आपका z दिशा में प्रेशर क्या हो जाएगा pz बराबर fz का मान ये रहा, मान पूरा वही रहेगा, तो m अपॉन एल क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। ठीक है, अब अपन ने अपने पास तीनों दिशाओं में क्या आ गया प्रेशर। अब अपने को फाइनल प्रेशर निकालना है, तो जो आपका फाइनल प्रेशर निकलेगा P वो तीनों डायरेक्शन के क्या हो जाएगा एड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपने पास जो वस्तु थी वो एक प्रकार से कौन से रूप में थी, घन रूप में, एक घन के रूप में अपने पास वस्तु थी ऐसे, है ना, ये आपके पास घन था। इसमें टोटल एक गैस भरी हुई है और उसके कितने अणु थे अपने पास n अणु थे, और n अणु अपन ने गैसों का गत्यात्मक मॉडल पढ़ा, उसके अंदर क्या थे कि n अणु इधर उधर अव्यवस्थित गति कर सकते हैं। तो अपने को अगर एक साथ सभी अणु का प्रेशर निकालना होता है तो अपने को निर्देश तंत्र याद है, और उस निर्देश तंत्र में अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि x, y और z तीन दिशा अपने को लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपन उन दिशाओं के अनुसार मान निकालेंगे और बाद में क्या करेंगे उन सभी मान को अपन क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। x डायरेक्शन में निकाल लिया, y डायरेक्शन में निकाल लिया, z डायरेक्शन में निकाल लिया, ये तीनों रहे आपके पास px, ये हो गया पी वाई और ये क्या हो गया आपका पी जेड। अब अपन इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं। आइए आगे, दाब के लिए फाइनली अपन मान निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा अपना, चूंकि गैस सभी दिशाओं में समान है, चूंकि गैस सभी दिशाओं में समान है, मतलब पूरे पात्र में इक्वल रूप से भरी हुई, अपने पास कहीं पर भी स्पेस नहीं है, पूरे पात्र के अंदर गैस आपकी इक्वल रूप से भरी हुई, कहीं पर भी स्पेस नहीं। तो अपन लिख सकते हैं कि गैस क्या है सभी डायरेक्शन में इक्वल है, सभी दिशाओं में समान दाब उत्पन्न करती है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं समान दाब उत्पन्न करती हैं, अतः माध्य दाब अगर आपको पूछ ले, एवरेज प्रेशर
P बराबर, जब भी कोई वस्तु का आपको एवरेज निकालना होता है तो अपन क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऊपर ऐड करते हैं और उसको अपन किससे डिवाइड करते हैं कि इनके नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो अपने पास माध्य दाब हो जाएगा Px प्लस Py प्लस Pz, 3 नंबर है तो अपन इसको किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। मान पुट कीजिए। अब एक चीज़ देखिए आप, इनका मान m/L3 ये तो तीनों में सेम है। बच क्या गया u1, v1 और w1, ये आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अब अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा आप, P बराबर इस 1/3 को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, m/L3 ये तीनों में सेम था, इसको भी अपन कर दिया बाहर। अब अपना अंदर जो मान आएगा सबसे पहले अपन Px का लिख लेते हैं। Px का क्या था आपको पता है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद Py का लिखेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। ठीक है, और अगले स्टेप में लिखेंगे अपन w वाला प्लस w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। तीनों का मान कर दिया, 1, 2 और तीनों। वापस मान को अपन सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं, आपको पता है कि टोटल अणु कितने अपने पास n अणु, और उस अणु को अपन ने किस वेग से बताया, c वेग से गतिशील है। एक पूरा अपन ने सिस्टम ले लिया, n अणु अपने पास और वो c वेग से गतिशील है। 3 दिशा थी अपने पास, x दिशा में उसका घटक क्या लिया था अपन ने u, y दिशा में उसका घटक क्या लिया था अपन ने v, और z दिशा में अपन ने घटक क्या लिया था w। तो अपन चाहे तो c किसके बराबर हो गया, u प्लस v प्लस w। भाई आपको किसी वस्तु का फाइनली वेग बताना है तो तीनों दिशाओं के योग के क्या होता है, इक्वल होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो फिर अपन ने इस मान को वापस चेंज किया कि माना एक अणु जिसका वेग क्या लिया अपन ने c1, तो अगर अपन ये चीज़ देखें तो उसका x दिशा में वेग क्या हो जाएगा u1, y दिशा में वेग क्या हो जाएगा v1, इसी प्रकार z दिशा में उसका वेग क्या हो जाता है w1। तो अपन क्या करेंगे, देखिएगा इन मान को एक साथ लिखेंगे, u1 इसके साथ में, क्योंकि ये सारा मान प्लस में, ये सारी वैल्यू आपकी किस में, प्लस में, u1 प्लस v1 प्लस w1, इन तीनों मान को अपन एक साथ लिखेंगे। तो आपको पता है u1, v1, w1 को अपन किससे लिख सकते हैं, फाइनली c1 से। इसी प्रकार u2, v2 और w2, ऐसे अपन क्या करेंगे, इन मान को पास पास में लाएंगे ब्रैकेट में, और सारे प्लस में अपन लिख सकते हैं ऐसे। तो आगे क्या हो जाएगा आपका मान, P बराबर 1/3 m/L3 रखिए आप, है ना, क्योंकि सारे प्लस है। आप चाहो तो इसको आप यहाँ से हटाइए ब्रैकेट से, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, सारे मान प्लस में हो रहे हैं, और प्लस में होने का मतलब इस मान को अपन आगे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ऐसे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये इसको आप लिखिए पास, u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगले स्टेप में 3 वाला लिखिए आप, u3 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस w3 स्क्वायर प्लस डैश 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 लास्ट वाला मान un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। देखिए अपने सिस्टम से इस इक्वेशन को जमा दी, है ना। ध्यान रखना ये अलग स्टेप है, फिर इसके बाद अपने पास ये स्टेप आया, u1 को एक साथ ले लिया, u2 को एक साथ ले लिया, 3 वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया, और लास्ट में n वाली टर्म्स को ले लिया। अब आपका मान वापस चेंज है, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको आप देखना, यस इसको क्या लिख सकते हैं, c1 पता है आपको, स्टार्टिंग में लिखा, इसको अपन c2 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, c3। तो अब आपका माध्य दाब का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर 1/3 m/L3, ये तो हो गया आपका c1 स्क्वायर प्लस इसको अपन क्या लिख देंगे, c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, cn स्क्वायर। ठीक है, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर। बहुत सारे अणु हैं, उनका वेग है, उन सभी का एडिशन अगर आपको लास्ट में देखना हो तो उनका माध्य निकालेंगे अपन। जैसे आपको ये टोटल अणु है, उनकी वेलोसिटी आपके पास ये आ रही, अगर अपन इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज का मतलब सभी को जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो अपन इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है पर अणु का वर्ग माध्य वेग, यहाँ पर c बार स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अणु के वर्ग माध्य वेग के बराबर। तो आप चाहो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा हो रहा है, धीरे धीरे अपन ने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। P बराबर P बराबर 1/3 mn/L3, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर अपॉन n।
अब देखिए अपन ने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी अपन ने एन से कर दिया, इसको भी अपन ने क्या कर दिया, एन से। आपको पता है दोनों वापस क्या होते हैं, कट जाते हैं। ये अपन ने किया ताकि ये जाकर अपना फॉर्मूला ऐसे बनेगा। तो अपन ने इन दोनों मान को किससे मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर नीचे एन से। तो अब अपना स्टैंडर्ड जो मान होगा वो हो जाएगा P बराबर 1/3 mn अपॉन L क्यूब C बार स्क्वायर। ये पूरा हो गया। इसके टोटल अणु का वेग अपॉन किससे डिवाइड हो रहा है, n अणु। तो इसका ये जो मान किसके बराबर हो जाता है, उसके अणु के माध्य वेग के बराबर हो जाता है। तो अपने पास हो गया यहाँ पर C बार, हमेशा माध्य का ये होता है सिंबल, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है सभी अणु का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा C बार स्क्वायर, यानी इसको अपन क्या बोलेंगे, अणु का वर्ग माध्य वेग। तो अपन लिखेंगे जहाँ C बार स्क्वायर अणु का वर्ग माध्य वेग, सभी का अपन ने एक साथ कर लिया ना, पूरा इसका एवरेज निकल गया। ये आपको ध्यान रखना, ये पूरा मान अपन ने इसके बराबर लिखा। अब अपन इस फॉर्मूले को वापस सोल्व कर देते हैं। बस हो गया है ना, 2-3 लाइन हो रहा है, आपका प्रेशर का फॉर्मूला निकल गया। मैंने आपको पहले ही बताया, एक अणु है उसका मास स्मॉल m है, इसको अपन स्मॉल m के रूप में लिखना। एक अणु उसका मास स्मॉल m है, तो पूरी गैस से जिसके अंदर टोटल कितने अणु, n अणु, तो उन सभी का अगर आपको मास निकालना तो क्या हो जाएगा, m इंटू एम। तो m इंटू एन किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल M के बराबर। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कुल द्रव्यमान कैपिटल M बराबर m इंटू एन। ठीक है, और एक अपने पास है गैस का आयतन, गैस का वॉल्यूम कितना अपने पास, गैस का आयतन V बराबर L क्यूब। ये सारे मान आपको यहाँ रखने। जब आप सारे मान यहाँ रखोगे तो आपका प्रेशर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, P बराबर 1/3 कैपिटल M अपॉन V, कैपिटल M अपॉन V C बार स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आ गया, P बराबर 1/3 M अपॉन V C बार स्क्वायर। आप चाहो तो इसको वापस चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज होगा अपना फॉर्मूला, ये क्या है द्रव्यमान और ये क्या है आयतन। मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, घनत्व के बराबर। तो अपन लिखेंगे गैस का घनत्व, जो गैस की डेंसिटी है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो आप यहाँ पर रखोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर 1/3 रो C बार स्क्वायर। ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला है। अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आदर्श गैस क्या होती है अपन ने पहले पढ़ ली थी पहले वाली क्लास में, और उसे आदर्श गैस के दाब की गणना आज अपन ने पूरी क्लास में स्टेप बाय स्टेप खोलकर किस प्रकार अपने को वहाँ पर थ्योरी पुट करनी थी और किस प्रकार कहाँ अपने को क्या वैल्यू रखनी, ये चीज़ें ध्यान रखना, आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर कैपिटल M सीधा लिखा हुआ, कैसा आया, इस प्रकार आया। और आपको मैंने यहाँ पर ये बताया V किसके बराबर होता है, L क्यूब के बराबर। तो ये दोनों मान अपन ने रखे और आपका फॉर्मूला ऐसे चेंज हो गया। फिर अपने को बताया द्रव्यमान अपन आयतन अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, डेंसिटी के बराबर। तो फाइनली आदर्श गैस के दाब का फॉर्मूला P बराबर 1/3 रो C बार स्क्वायर। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। आज के लिए बस इतना ही। अब अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में इस फॉर्मूले को अपन वापस खोल कर लिख सकते हैं। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को और आगे से आगे किस प्रकार चेंज होगा अपन लिखेंगे। तो आज का क्वेश्चन लिख दीजिए आप, आदर्श गैस के दाब की गणना करो, आदर्श गैस के दाब की गणना करो तथा बताइए कि P बराबर 1/3 mn अपॉन V C बार स्क्वायर, या एक मान और P बराबर 1/3 रो C बार स्क्वायर। ये दोनों मान आपको निकालने हैं, कुछ नहीं करना। देखो दोनों मान आपके सामने लिखे हुए, अब आपको कैसे करना वो आपको अपना खुद का माइंड लगाना है। ये मान वापस उसमें कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।